This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा सोमवासरः भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 21 सप्टेंबर 2021 चरक विमंथन अध्याय 1 त्रीणि द्रव्याणि नासिकायन्ति शंखं चक्रं जलकां दधतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् आलाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलजलवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा आत्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्म बुद्धिकर्मणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। तथा खलु त्रीणि द्रव्याणि नाप्यपयुञ्जीत अन्येभ्यः अधिकमन्येभ्यः द्रव्येभ्यः तद्यथा विपरीक्षाः लवणम्। तो तीन द्रव्य जो है वो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा ज्यादा प्रयोग में नहीं लानी है। वो तीन है जो पिप्पली, क्षार और लवण। तो पिप्पली पहली है तो उसी से आरंभ करते हैं। मैंने कल बताया था कि लवण रस का बाहर और शरीर के भीतर किस प्रकार का परिणाम होता है, इससे आरंभ करके सभी रसों के बारे में अगर हम सोच सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो लवण रस के बारे में जो बोलेंगे तो करेंगे। पिप्पल्यो हि कटुका सत्यो मधुर विपाका गुरुयो नात्यर्थं स्थितोष्णाः प्रक्लेदिन्यः भेषजामि बताश्च। तो पिपली कटु रस लेकिन मधुर विपाक गुरु और ज्यादा स्निग्ध उष्ण इस प्रकार की नहीं, प्रक्लेद निर्माण करने वाली और भेषजा विमताश्च और वैद्यों के लिए या औषधों में अभिमत इस प्रकार की है। सत्य शुभाशुभ कार्यों वो तात्काल शुभ या अशुभ करने वाली होती है। आपात भद्रा और वैसे ऊपर ऊपर देखा जाए तो कल्याणकारक अच्छी है। प्रयोग समसापुण्य तो प्रयोग समसापुण्य अगर है तो आपात भद्र इस प्रकार की है। तो संशयानुबंधा सततम् उपयुज्यमाना है गुरु प्रकलेदित्वा श्लेष्मानुक्लेशेति औष्ण्यात्तिक न च वातप्रशमनाय उपकल्पन्ते अल्पस्निग्धोष्णभावात्।
तो अगर सतत उसका प्रयोग किया जाता है तो गुरु और प्रकृति होने के कारण श्लेष्मा का उपक्लेश करते हैं, कफ का उपक्लेश करती है और उष्ण गुण से पित्त का उपक्लेश करती है, और इन दोनों के जरिए वात शमन नहीं करती, क्योंकि ये दोनों अल्प है, स्नेह और उष्ण ये दोनों भाव अल्प है। योगवाहिन्यस्तु खलु भूमि योगवाहिनी है, ये बात उसमें सही है। तस्मात् पिप्पली नात्युपयुज्य, इसलिए पिप्पली ज्यादा प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। और लताम अत्युपयुज्यत रसायन विधि बिना, ऐसा भी आगे श्लोक आया है कि रसायन विधि को छोड़कर उसका प्रयोग ज्यादा करना नहीं चाहिए। अब रसायन विधि में कर्मवृद्ध्या दशाहानि दश पैपरीतम दिना योजयत पैसा सार्धम तथैव आपनयेत पुनः, ये बात है कि 10 पिपली से आरंभ करके 10-10 से बढ़ाना, 100 तक जाना, और दूध के साथ ये करना है। तो पैसा सार्धम दुग्धम अपनी वर्धयेत, तो ये थोड़ा थोड़ा दूध भी उसके साथ बढ़ाए, और फिर क्रमेण अपनयेत, क्रम से ही उसको कम कर देता है। तो ये श्रेष्ठ प्रयोग बताया गया है। तो मध्यम प्रयोग जो है 6 पिपली का है, 6 से आरंभ करके 60 तक, और कनिष्ठ प्रयोग जो है 3 से आरंभ करके 30 तक है। लेकिन व्यवहार में 1 से 10 का भी किया जाता है। अगर बच्चे हैं, पुण्य देना है, या सुकुमार इस प्रकार की व्यक्ति है, तो उसमें अगर देना है तो 1 से 10 का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ में सरदेशमुख सर खजूर भी बताते हैं। एक तो इस कटुवीर्य है, कटुरस है, उष्णवीर्य है, और एक कहीं पे ये योग आया है खजूर और ये पिपली इस प्रकार का, और रक्त बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। मधुर मधुर शीत खजूर है तो उसका थोड़ा परिणाम अच्छा निकल आता है। योगवाहिनी इस गुण का चिकित्सा का, इस गुण का चिकित्सा में कैसे विचार करें, तो ये गुण नहीं कहा जाएगा, ये कर्म कहा जाएगा योगवाही। और उसको अगर भली भांति सोचेंगे उसके बारे में, तो दूसरों के गुण बढ़ाना ये योगवाही का कार्य है। मत्तरे जीर्ण श्वास का 64 प्रहर पिंपड़ी का आपात बदल तो है। और आर्द्र पिप्पली बिल्कुल विपरीत है, शुष्क पिप्पली का ही प्रयोग किया जाता है। सीएसआर ने एक प्रोजेक्ट किया था कि त्रिकटु बहुत सारे दवाइयों में प्रयोग में लाया जाता है। तो त्रिकटु का क्या मतलब, ये देखने के लिए काफी एक्सटेंसिव सर्च किया, तो पता चला कि त्रिकटु पाचन दीपन तो है, लेकिन उसका मुख्य कार्य योगवाही है, और पिपली योगवाही है, और त्रिकटु भी योगवाही इस प्रकार की है। तो जिस द्रव्य में ऐड की जाए उसके गुणधर्म को वो बढ़ाती है इस प्रकार से। तो उस दृष्टि से पिपली का प्रयोग होता रहता है। वैसे ये ज्यादा कफशाम इस प्रकार की है पिपली, और 64 प्रहर पिपली हो या वर्धमान पिपली इस प्रकार की हो, या अन्य श्रृंगाराभ्र रस वगैरह जिसमें पिपली है, ऐसे तो पलादी पिपली है, च्यवनप्राश में है। तो इन सभी में पिपली का एक अनूठा उपयोग इस प्रकार का रहता है। और आपातभद्र याचा अर्थ काय आहे? आपात यानी आपाततः, ऊपर ऊपर देखने से, बरोबर पाहता। तो भद्र का मतलब कल्याणकारी। तो आपात भद्र का मतलब हुआ कि वैसे देखा जाए तो ये
कल्याणकारक है, ऐसे ही सोचेंगे तो लगेगा कि ये कल्याणकारक इस प्रकार की है। लेकिन फिर भी दीर्घ काल उसका उपयोग करते रहेंगे तो ये तकलीफ देने वाली इस प्रकार की है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो ये ज्यादा प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। तो रिस्टार्ट कैसे करते हैं? ज्यादा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए इस प्रकार से। मैंने खास करके तंबाकू श्वास में तो प्रयोग किया ही है। लंग कैंसर में, लिवर कैंसर में इसका काफी अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। और फिर ये अच्छा काम करती है। और रसायन है तो रसायन विधि छोड़कर नहीं प्रयोग करना है, ये एक बात बताते हैं। तो अगर भली भांति प्रयोग करेंगे तो ये अच्छा काम करती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। तथा मातृपयुंजित रसायन विधि बिना, ये जो बात बताई गई है उसको ध्यान में रखना है। और क्या कर ले तस्मात् पिप्पल्य नात्युपयुंजित। तो ये आपातभद्र है। ऊपर ऊपर देखने से लगता है कि ये अच्छी है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो अच्छा नहीं। क्षारः पुनः औष्ण तीक्ष्ण लाघवोपन्ना क्लेदयति आदौ पश्चात् विशोषयति स पचन दहन भेदनार्थम उपयुज्यते। तो क्षार पुनः उष्ण तीक्ष्ण लाघव इन गुणों से युक्त होकर क्लेदयति आदौ पश्चात् विशोषयति, पहले क्लेदन करता है और फिर शोषण करता है। स पचन दहन भेदनार्थम उपयुज्यते। तो उसका प्रयोग पचन दहन और भेदन इसके लिए किया जाता है। सोति परिज्यमानः केशाक्षि हृदय पुंसोपघातकः संपत्ति। तो अगर उसका ज्यादा प्रयोग किया जाए तो केश, अक्षि, हृदय और पुंसो इनका उपघात करने वाला है। यही एनम नगर ग्राम नगर निगम जनपदाः सततम उपयुज्यते। जो गांव शहर वगैरह के वासी इस प्रकार के है कि उसका सतत उपयोग करते हैं। ते आंध्य शांध्य खादित्य पादित्य भाषो हृदयापकर्षनिष्ठ भवन। तो उनको अंधत्व, शांध्य, खादित्य और पादित्य ये होता है और हृदय में पीड़ा भी होती है। तो तथा प्राच्याः चीनाश्च। तो प्राच्य और चीन इनमें ये क्षार का प्रयोग ज्यादा है। तो उस जमाने से चाइनीज आहार में ये क्षार का प्रमाण ज्यादा है। आज भी अजिनोमोटो वगैरह इस प्रकार के जो क्षार है उनको हम भली भांति देखेंगे तो उनका काफी प्रचलन इस प्रकार से होता है। और देखते हैं अभी गया चल रहा है। तो अभी यहाँ पे जो चाइनीज खाया जाता है उसमें इस प्रकार के क्षारों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा जो प्रयोग में आता है वो परपट में क्षार का प्रयोग ज्यादा होता है। पापड़ जो होता है उसमें सज्जी क्षार वगैरह ये सब डाले होते हैं, पापड़ खार जिसको बोलते हैं। तो उनका ज्यादा प्रयोग नहीं होना है। चंद्रप्रभा में भी क्षार है या शंखवटी में क्षार है,
लेकिन उसका प्रयोग सीमित करना है। चंद्रप्रभा वैसे भी रसायन है, क्षार होने के बावजूद। तो चंद्रप्रभा का भली भांति प्रयोग किया जा सकता है, क्षार उसमें है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि एक शुक्र जंतु मर जाते हैं योनि में प्रवेश करने के बाद। ऐसी एक कंडीशन है, अभी योनि वापस का नाम नहीं याद आ रहा। तो वो एसिडिक मीडिया होने के जरिए शुक्र जंतु मर जाते हैं। तो उसमें अगर थोड़ा अल्कलाइन मीडिया हो जाए तो वो बच जाते हैं। तो चंद्रप्रभा इस दृष्टि से अच्छी काम करती है, ऐसा उस वैद्य का कहना है। मेरे ख्याल में मैंने रेडिट से ये सुना था, ये बात सुनी थी। तो एसिडिक मीडिया योनि में होने के कारण अगर शुक्र जंतु मरते हैं तो चंद्रप्रभा जिसमें क्षार है वो अच्छा काम करती है, इस प्रकार का उनका कहना था। तो वैसे ये पलाशक क्षार रसायन में आया है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि पलाशक क्षार को मैं कैंसर के मरीज में इस्तेमाल करना। अभी केमिकल्स जो है, केमोथेरेपी जो है, वो किस प्रकार से काम करती है ये थोड़ा देखना चाहिए। और उसके जरिए कैंसर सेल्स नष्ट होते हैं और फिर ट्यूमर साइज कम होता है। उसके जरिए उत्पन्न होने वाले जो प्रेशर सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं। रेडिएशन से तो जला दिया जाता है, तो उससे भी ये ट्यूमर साइज कम होता है। और फिर एक तात्कालिक फायदा उससे मिलता है, जिससे लोगों का ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा काम करती है, मेरा ट्यूमर इतना कम हो गया, नष्ट हो गया वगैरह इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर बहुत ही एडवांस कैंसर की है और बचने के चांसेस नहीं है और प्रेशर सिम्टम्स काफी कर रहे हैं, तो ट्यूमर साइज कम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैंने सोचा था कि क्षार का प्रयोग करेंगे। अब मानव सर क्षार का प्रयोग करते थे, वो 6x करके करते थे और उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने जो प्रयोग किया उसमें ज्यादा सफलता मिली नहीं है शायद। उसके बारे में थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा। पलाशक क्षार या कल्याणक क्षार, ये दोनों प्रयोग मिला सकते हैं। कल्याणक नाम से ही वो अच्छा है, तो उसको थोड़ा ट्राय करेंगे। त्या काळीही दळणवळणाच्या साधनाशिवाय अन्य देश संबंधी माहिती कशी मिळत असे? योग बलाने मुश्किल है थोड़ा सा। और वैसा ऐसा है, यूएन संघ भारत में आके गया था, अब उसका काल मालूम नहीं है वो कब आया था। और उसने काफी जानकारी भारत से ले ली और चीन में दे दी, ऐसा है। अब दूसरी भी प्रोसेस हो सकती है कि वहां से उससे भी जानकारी मिली होगी। लेकिन अभी चरक का काल कौन सा है, यूएन सिंह का काल कौन सा है? यूएन सिंह का काफी देरी से होगा, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और योग बल से पॉसिबल है लेकिन ये मामूली है उनके हिसाब से, योग बल से इस प्रकार का ज्ञान पाना। मुझे लगता है कि भारत एक बहुत विशाल देश था, चाइना भी उसी में समाविष्ट था, और वहां के लोग इस प्रकार के खाते हैं, ये जानकारी थी। और तद्वितीय संभाषा उस समय में भी होती थी। ये वाद वगैरह जो है, शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया और सभी लोगों को वेदांत से जीत लिया, ये तो इतिहास है। और बहुत कम उम्र में, 8वें वर्ष में उन्होंने संन्यास ले लिया। और ये ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य लिखकर वेदांत धर्म का प्रचार था, इस प्रकार का किया। उस समय में ऐसा हुआ था कि कर्मकांड के जरिए, वैदिक कर्मकांड के जरिए लोगों में उसके प्रति आस्था उत्पन्न हो गई थी और बौद्ध धर्म का उदय हो चुका था।
और बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म में जा रहे थे, तो उसको रोकना ये एक आवश्यक कार्य था, और वो शंकराचार्य ने निभाया। इस प्रकार का इतिहास है। तो पैदल जाते थे। आपणिकाशन उस समय में भी था, यानी कि होटेलिंग जो है वो उस समय में भी था। सम्राट हर्षवर्धन के समय में आया था। अभी हर्षवर्धन का समय कब का है, कब का है? ये काफी अर्वाचीन होगा, मुझे नहीं लगता ये प्राचीन है, काफी अर्वाचीन होगा। लेकिन अगर जावा सुमात्रा से लेकर अफगानिस्तान तक पूरा भारत ही था, तो चाइना भी इसी में था, ये भी पॉसिबल है। और फिर जहाँ समुद्र पार करके जाना है वो एक अलग चीज रही, लेकिन अगर भूभाग से ही कहीं दूसरे देश में जा सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो पॉसिबल था। ऐसा नहीं है कि वो जाना पॉसिबल नहीं होगा इस प्रकार से। तो फिर उसको सामने रखते हुए अगर हम कुछ प्रयास करेंगे तो शायद इतिहास को पूर्ण रूप से फिर एक बार लिखना जरूरी है। और पाश्चात्यों का जो वो अंधानुकरण कर रहे हैं उसे तो छोड़ना है। हमारे दृष्टि से हमारा इतिहास क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। विदेशों ने जो लिखा है वो पढ़े, लेकिन वो बायस्ड है, तो बायस नहीं होना चाहिए। जो भी सत्य है वो सत्य है, इस प्रकार से। अभी द्वारका रिवील हुई है कि जहाँ डूब गई थी द्वारका, वहां पे समुद्र में अंदर जाकर पता चला कि द्वारका रियली है वहां पे, इस प्रकार से। तो ये केवल कपोल कल्पनाएं इस प्रकार की नहीं है कि ऐसा ही कुछ लिख दिया वगैरह इस प्रकार से। तो ऐसी अगर स्थिति नहीं है तो हमें झांक कर देखना चाहिए कि ये किस प्रकार का माहौल रहा होगा और किस प्रकार से लोगों ने विचारों का आदान प्रदान वगैरह इस प्रकार का किया होगा। और आपणिकाशन त्याज्य है, लेकिन आपणिकाशन था इसका मतलब होटेलिंग था। शायद शहरों में होगा, देहातों में नहीं होगा, लेकिन था इस प्रकार से। और अतिथि देवो भव ये संस्कृति थी, तो कोई भी मेहमान हमारे घर पे आता है तो हमारा खाना उसको दे देते, अगर ज्यादा नहीं है हमारे पास कोई। और यह नर्मदा परिक्रमा में अभी भी इसी प्रकार का प्रचलन है। ये बड़ी अजीब स्थिति है कि जिनके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है वो भी अपना जो खाना है वो अतिथि को दे देते हैं। नर्मदा परिक्रमा से बहुत सारे लोगों के अनुभव। तो मुझे लगता है कि इन सभी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। और ये प्राच्यः चीनाश्च, तो प्राच्य और चीन ये दोनों में ये देखना पड़ेगा। तस्मात् क्षारम नास्ति प्रयुज्यते, और इसलिए एक क्षार का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। लवणपना औष्ण्य तीक्ष्णोपपन्न, लवण जो है वो उष्णता और तीक्ष्णता से युक्त है। अनति गुरु, ज्यादा गुरु नहीं है। अनति स्निग्धम, ज्यादा स्निग्ध भी नहीं है। उपक्लेद, विश्रंसन समर्थन, क्लेद निर्माण करने वाला और स्राव निर्माण करने वाला, इस प्रकार का, या पिघल जाना, इस प्रकार से। अन्न द्रव्य रुचिकर, अन्न द्रव्य में रुचि उत्पन्न करने वाला। आपात भद्रम प्रयोग समसात्गुण्य, अगर प्रयोग समसात्गुण्य है तो आपात भद्र, दोष संचयानुबंधन, किंतु पीछे दोष संचय निर्माण करने वाला। तद रोचन पाचन उपक्लेदन विश्रंसनार्थम उपयुक्त, रोचन पाचन उपक्लेदन और विश्रंसन इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तद अत्यर्थम उपयुज्यमानं ग्लानि शैथिल्य दौर्बल्याभिनिवृत्तिकरं शरीरस्य, ज्यादा अगर उसका प्रयोग होता है तो ग्लानि शैथिल्य दौर्बल्य ये निर्माण करता है। यही एनत् ग्राम नगर निगम जनपदाः सतत उपयुज्यते ते भूयिष्ठं लास्नवः शिथिल मांसशोणिताः अपरिक्लेशसहाश्च। जो इसका ज्यादा प्रयोग
इस प्रकार का करते हैं उनको ग्लानि ज्यादा होती है। शिथिल मांस शोणित, मांस और रक्त दोनों शिथिल इस प्रकार के होते हैं। अपरिक्लेश सहाश्च भवन्ति, और क्लेश सहन करने वाले नहीं होते, क्लेश उन्हें सहन नहीं होते। ये शिथिल मांस को तो समझ सकते हैं, शिथिल शोणित क्या बात है, ये 2-3 जगह पे आती है शिथिल शोणित इस प्रकार से। तो इसको कैसे मापा जाए, ये थोड़ा सा अलग इस प्रकार का रहेगा। तो शिथिल होने के कारण उसका वहन ठीक तरीके से नहीं होगा, ये एक बात हो सकती है। और रक्त के बारे में विशेषण दिया है, सिरा के बारे में नहीं है। शिथिल शोणित, शिथिल सिरा समझ सकते हैं, लेकिन जो वेरिकोज वेन्स में हम देखते हैं लेकिन शिथिल शोणित इस प्रकार का प्रयोग आता है। तथा बाल्लिक सौराष्ट्रिक, तद यथा बाल्लिक सौराष्ट्रिक सैंधव सौवीरका ते ही पैसा अपि सह लवणमश्नुते। ते बाल्लिक सौराष्ट्रिक सैंधव और सौवीरक, ये देश है, दिमाग है, वो लवण का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करता है। ते ही पैसा अपि सह लवणमश्नुते, दूध के साथ भी लवण लेते हैं। तो इससे साफ होता है जाहिर कि दूध के साथ लवण लेना बराबर बराबर। अभी दूध के साथ बिस्किट्स लिए जाते हैं, खारी भी ली जाती है, खारी खास करके ज्यादा नमक वाली इस प्रकार की बिस्कुट है। और फिर नित्य उपयुज्यमान अगर इस प्रकार से हो जाए तो वो निश्चित रूप में हानिकारक इस प्रकार की है। चाय के साथ बिस्कुट ये भी काफी कॉमन है, और सॉल्टेड बिस्कुट नहीं है तो भी थोड़ा तो नमक बिस्किट में रहता ही है, और चाय में दूध रहता है। तो ये दोनों मिलकर लंबे समय तक अगर चलता रहे तो ये शैथिल्य निर्माण इस प्रकार का होगा। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रकार से। ये भी है भूमे अत्युषरा देशाः तेषु औषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्या न जायन्ते अल्पतेजसो लवणोपत्वा। तो ऊषर भूमि अगर है जिसमें लवण रस का प्राधान्य इस प्रकार का है, तो उसमें जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं तो निर्माण नहीं होते, अल्पदेश स्वभाव हो, नहीं तो उनका तेज अल्प इस प्रकार का होता है। लवणोपहत, लवण से उपहत होने के जरिए इस प्रकार से होते। तो खास करके हमारे यहाँ राजस्थान, वैसे ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा डेजर्ट है, और यूएई में तो डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं आए, सिर्फ खजूर का उत्पादन है उनका। अभी उन्होंने काफी प्रयास करके डिसलाइनेशन प्लांट्स रखे हैं, समुद्र से पानी उठाते हैं, डिसलाइन करके तो पेड़ पौधों को पानी देते, पीने के लिए फिर भी वो प्रयोग नहीं करते हैं। पीने के लिए पानी पानी जो है पूरा आयात होता है, इंपोर्ट होता है यूएई में। तो इस तरीके से पेड़ पौधों को अगर उगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो फिर थोड़ी हरियाली वगैरह इस प्रकार के नजर, जो मिराकल गार्डन मैंने कहा दुबई और अबू धाबी के बीच, दुबई के नजदीक इस प्रकार का वो अद्भुत गार्डन है रियली। उसको मिराकल गार्डन क्यों दिया नाम, ये देखने पर पता चलता है। तो उस प्रकार की ऊषर भूमि में इस प्रकार से पेड़ पौधे उगाना ये काफी आश्चर्यजनक इसी प्रकार का ही है। तो न जायन्ते अल्पतेजसो वा भवन्ति लवणोपहतत्वात्, क्षार उष्ण तीक्ष्ण तरी आम्लाचा नाश कसा करते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी है, अम्ल और क्षार यही विरोधी है। क्षारो ही अति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंविता। तो अम्ल से अगर उसका जोड़ हो जाता है, वो शीघ्र इस प्रकार का माधुर्य उसमें निर्माण होता है, उष्णवीर्य रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। फिर भी क्षार और अम्ल ये परस्पर विरोधी इस प्रकार के हैं।
और इस बात को ध्यान में रखते हुए अम्लधर्मी और क्षारधर्मी वनस्पति दाता गुरु जी ने काफी उसके बारे में बहस की है। और पित्त को बढ़ावा दोनों देती है और दोनों से बढ़ने वाला पित्त अलग अलग तरीके का है। तो दोनों को तिक्तरस अच्छा है शमन करने के लिए, उस प्रकार से बड़े पित्त का शमन करने के लिए तिक्तरस अच्छा है। लेकिन एक पीएच वैल्यू जो मॉडर्न साइंस में भी बताई जाती है, और पीएच कितना ज्यादा है कम है उसके अनुसार ये अम्ल क्षार किस प्रकार के हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये नैसर्गिक चक्र है। वर्षा ऋतु में पानी अम्ल धर्म का हो जाता है और शरद ऋतु में क्षार धर्म से उसका निराकरण हो जाता है और फिर न्यूट्रल स्थिति प्राप्त होती है। ये नैसर्गिक चक्र है कि किसी एक कोई एक बढ़ गया तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए दूसरा भी बढ़ जाता है, इस प्रकार से होता रहता है। और इसीलिए मैं जिक्र कर रहा था कि रसों के बारे में या इस प्रकार के क्षार वगैरह के बारे में हम सोचे कि उनका निर्माण किस प्रकार का होता है। तो रसों के बारे में तो ऋतुचर्या अध्याय में कौन से रस किस ऋतु में प्रबल होते हैं ये बताया गया है। तो उस रस के जो पेड़ पौधे या आहार वर्ग होगा वो उस सीजन में पर्टिकुलरली अच्छी तरीके से निर्माण होता है। अभी लवण के बारे में ऐसा है, मेन सोर्स लवण का तो समुद्र ही है और इतनी बड़ी मात्रा में समुद्र में लवण उपलब्ध है कि कितनी भी पीढ़ियां आती रहे जाती रहे ये कमी उसकी नहीं होगी। ये इस प्रकार के है। अब ये समुद्र में लवण और क्षार वास्तव में दोनों है इस प्रकार से। तो ये क्यों निर्माण हुए? तो अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं तो सूर्य का ही एक हिस्सा अलग हो गया जो हाइड्रोजन और हीलियम इस प्रकार के वायु है, जल रहे थे और फिर वो ठंडे होने लगे और फिर उससे जल महाभूत बना। ये एक अहम मुद्दा है। और फिर आगे और ठंडा ठंडा होने लगा तो ऊपरी का भाग कुछ पृथ्वी में परिवर्तित हो गया और जो पानी बन गया उसका वो काफी मात्रा में समुद्र के रूप में पूरे पृथ्वी को छा गया। तो 72% वाटर है और वो समुद्री है इस प्रकार का है। और भीतर जो है वो लावा है जो वोल्केनो के जरिए कहीं की इरप्ट होकर ऊपर आता है। तो ये सब जलते हुए इस प्रकार के ही पृथ्वी से निर्माण हुए। पृथ्वी वैसे ही हीलियम और हाइड्रोजन ये वायु जलते जलते ठंडे होकर ये जल और पृथ्वी ये निर्माण हुए हैं। तो जो वेदांत में बात कही है तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, उस आत्मा से आकाश निर्माण हो गया। आकाशाद वायु, फिर वायु और वायु हो अग्नि, वायु से अग्नि। तो ये जो सूर्य वगैरह जो है वो मूल रूप में वायु है और जल रहे हैं, इसलिए उसमें तो उष्णता निर्माण हो गई और उसी का हिस्सा ये हमारा पृथ्वी बना, पृथ्वी बनी हमारी। और उसके भी उपग्रह हो गए, ये सब गुरु वगैरह सब जो है पृथ्वी के उपग्रह इस प्रकार के हो गए। चंद्र इसी प्रकार से पृथ्वी से उत्पन्न हुआ वगैरह वगैरह, ये जो बातें बताई गई है तो ये जलने से निर्माण हुआ है। सबसे अहम मुद्दा क्या है कि इसमें अग्नि भाभूत से उत्पत्ति हुई है और उसका सबसे अच्छा उदाहरण समुद्र है। तो इसलिए इसमें क्षार और लवण ये बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे हम अभी क्षार निर्माण करते हैं तो जलाते हैं वनस्पति, फिर पानी में घोल देते हैं और फिर उसमें जो मल निकल गया तो पानी को तप्त करके उसमें से क्षार निकाल देते हैं। तो इतनी बड़े पैमाने पर क्षार और लवण ये समुद्र में उत्पन्न हुआ है
और उसमें से लवण हम लेते हैं। लवण शरीर में जाने के बाद, क्योंकि ये तो अन्न के लिए रुचि देने वाला then how our rivers form? They are not saline. वो तो बारिश के जरिए हो रहे हैं ना। ये इसकी भाप बनती है, ये जो समुद्र का पानी है उसकी भाप बनती है, और वो जहाँ पे वर्षा करती है वो पानी पीने लायक इस प्रकार का है, उससे रिवर बनती है। या पूरे पृथ्वी को जो कुएं वगैरह सब जो है उसको इस बारिश से ही पानी आता है, ये सबसे आता है। और दूसरा हमारे लिए जो हिमालय है, बर्फ पिघलता है उसमें से हिम, और उससे भी नदियां बनती है, ये भी अहम मुद्दा है। लेकिन ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ठंड बढ़ती जाएगी, और ठंड बढ़ती जाएगी तो पानी जमा होगा, बर्फ बनेगा उसका, और सूर्य संताप से वो पिघलने लगती है, तो ये इस प्रकार से नदियां बनती है। अब एक ग्लेशियर हिमालय में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, या ऑस्ट्रिया में है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इस प्रकार से है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का जो सिलसिला चल रहा है उसके ये पिघल रहा है, और पूरे विश्व को ही खतरा उससे निर्माण हो रहा है। ये अभी काफी उसके बारे में बहस चल रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जाना है हमें, नैसर्गिक रहना है, और निसर्ग का पालन करना है। ये एक अहम मुद्दा है, वसुंधरा का रक्षण करना है इस प्रकार से। तो एक पृथ्वी के इर्द गिर्द जो एक 200 किलोमीटर का एक पर्यावरण है, वायु विरल 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 इस प्रकार से होता जाता है। आप यहाँ पे जैसे जाएंगे और उस कक्षा को पार करके जाएंगे तो वेलोसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, एक जो स्पीड पकड़ लिया वो चलता रहेगा, क्योंकि अप्रत्यत गति है, आकाश का तो वहां पे अप्रत्यत गति प्राप्त हो जाती है। और ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल्स लगाते हैं, ऊर्जा अगर चाहिए कुछ करने के लिए तो उपग्रह में इस प्रकार सैटेलाइट को सेटल कर दिया जाता है भूमि किसी स्थान पर, और ये पृथ्वी के साथ घूमता रहता है, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। तो तस्मात् वायु तस्मात् आत्मना आकाश संभूतः, आकाश पहले निर्माण हुआ, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। इस क्रम से अगर हम देखेंगे तो समुद्र में इतने क्षार, इतना लवण क्यों है इसका पता चलेगा। और वहां पे एक बड़वान इस प्रकार का है, अंदर एक आदमी है समुद्र में, और सबसे पहला वहीं पे जीव निर्माण होगा अगर उत्क्रांति को मानते हैं। इसमें किसके बारे में काफी बहस है कि पहले क्या निर्माण हुआ, बाद में क्या निर्माण हुआ, उत्क्रांतिवाद सच है या नहीं है। हमारे ग्रंथों में जो लिखा है, नहीं नाभूत कदाचित आयुष संतान बुद्धि संतान हुआ, कि कभी भी आयुष संतान या बुद्धि संतान, ज्ञान का संतान नहीं था, ऐसी स्थिति नहीं थी, ये बताते हैं। तो स्वयं आयुर्वेद शाश्वत निर्दिश्यते अनादित्व, अनादित्व ये जो हेतु बताया गया है उसमें ये बात बताई गई कि कभी नहीं था, ऐसी स्थिति नहीं। तो अगर ब्रह्म तत्व सत्य है और एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊंगा, बहुत हो जाऊंगा, ऐसा जब ब्रह्म ने सोच लिया इस प्रकार से, तो ये सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा हमारे ग्रंथों में या वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार के। तो लवण रस का शरीर में जाने के बाद किस प्रकार का परिणाम होता रहता है, ये शायद एलोपैथी में भी इसके बारे में बहस होगी, क्योंकि बीपी का कारण अति लवण सेवन ये वो भी मानते हैं इस प्रकार। तो उसको लेकर हमारे दृष्टि से किस प्रकार से हो सकता है, ये थोड़ा सोच कर जैसे ये कृमि जो है उनके बारे में काफी बहस एलोपैथी में की गई है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है वगैरह इस प्रकार। वैसे रस का चक्र
बाह्य सृष्टि में किस प्रकार का है और शरीर के भीतर किस प्रकार का, इसके बारे में हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा आयुर्वेद समझने के लिए और प्रैक्टिस मिलाने के लिए। और विश्व भर के जो वैज्ञानिक हैं उनको ये बात सभी नहीं है, इस प्रकार की सोच ही नहीं है वहाँ किसी भी देश में किसी भी वैज्ञानिकों में, क्योंकि ये मालूम ही नहीं है। तो उनके लिए नया इस प्रकार का फंडा रहेगा। ज्यादातर हम ऐसा करते हैं कि जो वहां ने उन्होंने खोज किया वो हम कहते हाँ यह तो हमारे पास बहुत पुराना है, विमान हमारे पास भी था वगैरह इस प्रकार। तो लोग बोलते हैं कि ये फिजूल बातें हैं। अगर तुम्हारे पास था तो तुम्हें पहला विमान बनाना चाहिए था, तुमने तो नहीं बनाया। अभी ये भी बात है, प्रदेश नाम के व्यक्ति ने पहले गिरगा चौपाटी पर विमान उड़ाया था, ये भी सही है। और राइट बंधु ने उसके पूरे साहित्य को खरीद लिया था, ये भी सही है। लेकिन फिर भी ये इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि जिसके बारे में अभी लोगों को कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में अगर हम कहने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा रस दोष और पंचमहाभूत, ये एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। पंचमहाभूत बेस है रसों का और दोषों, और फिर किस रस से कौन से दोष बढ़ते हैं ये हमारे शास्त्र में अच्छे तरीके से बताया गया है। तो परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस को समझकर इसके बारे में अगर हम ज्यादा जिक्र करेंगे तो एक नई दृष्टि मिलेगी अभी के वैज्ञानिक जगत को, जो आयुर्वेद पर निर्भर इस प्रकार की रहेगी। तो ऐसे मुद्दों को उठाना है, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और जो बातें वहां पे नहीं है वो हम किस तरीके से बता सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जिक्र करना है। एक तो ये संतुलन का मुद्दा है, वात पित्त और कफ के संतुलन का, ये भी नहीं है अभी। हेल्दी स्टेटस या स्वास्थ्य जो है वो एक डायनेमिक कंडीशन है, स्थिर कंडीशन नहीं, ये भी पता नहीं है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमें स्वास्थ्य बनाने के लिए प्रयास करने हैं, ये ऐसा ही अपने आप हो जाएगा इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लवण आहारात किती असावा, शस्त्रात 1.5 ग्रॅम प्रतिदिन सांगितला। ये थोड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि टेस्ट हर एक की अलग अलग इस प्रकार की है, रुचि अलग अलग है। तो सर्वसामान्य रूप से जिसको नॉर्मल खाना कहा जाएगा उसमें नमक कितना पड़ता है ये देखना चाहिए क्वांटिटी वाइज इस प्रकार से। तो वो हमारे हिसाब में हो सकता है। चाणक्य ने आर्यों का भोजन बताया है और उसमें लवण या सैंधव जो है वो एक पार्ट, उसके 16 गुना शायद, मुझे अभी पक्का याद नहीं है, चावल या घी, और उससे 16 गुना चावल इस प्रकार का है, या 4 का है, लेकिन 4 तो बहुत ज्यादा हो गया। घी दिनेश भाई तुम्हें याद है? और उनका कहना था कि इस मात्रा में अगर लवण लेते हैं तो वो ठीक मात्रा इस प्रकार की होती है। तो 1 ग्राम अगर लवण है तो 4 ग्राम घी होना है और 16 ग्राम चावल होना है इस प्रकार से। और उसको भली भांति पकाएंगे तो ये बराबर से मिश्रण इस प्रकार का रहता है। देखते हैं, मुझे अभी पक्का याद नहीं है इसके बारे में, लेकिन चाणक्य ने इसके बारे में बात की है तो थोड़ा देख सकते हैं इसके आधार पर। तो जो सामान्य रूप से लोगों को लगे कि हाँ ये ठीक है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, उसका कुछ प्रमाण निर्धारित करना है।
और फिर जो ज्यादा खाने वाले हैं उनको सजग करना है कि आप इतना मत खाओ। कम खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा तो नहीं खाना है, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और नाक्युपेन जी तो ये तो ग्रंथ में निर्देश है ही। तो ये जो उन्होंने बात बताई है कि हाँ, शीतलमांस शोणिता अपर क्लेश सहाश्च भवन्ति, इस प्रकार से सर्वम लवणम अचक्षुष्यम अन्यत्र सैंधव, सर्व लवण अचक्षुष्य है केवल सैंधव को छोड़कर। कोलटकर सर की एक अजीब केस थी, मैंने शायद बताया होगा कि गर्भिणी थी और उसको लवण खाने की बहुत आदत थी। और वो सर के पास आई थी कि मुझे बहुत ही इच्छा होती है लवण खाने की, मैं क्या करूं। उसको चश्मा था, काफी बड़े नंबर का, पति को भी चश्मा था। तो कोलटकर सर ने उस समय में नागवस्म का प्रयोग किया, केवल नाग लवण रस में है, और उसके जरिए उसकी लवण खाने की आदत कम हो, इच्छा जो थी उसको लवण खाने की वो कम हो गई। और फिर जो बच्चा हुआ उसको 5वें बरस में चश्मा लगा, वो भी थोड़ा मामूली नंबर था। दूसरी बारी में जब वो प्रेग्नेंट थी तो ऐसे ही लवण खाने की इच्छा ज्यादा थी, उसने लवण वो खाती रही, और सर के पास नहीं आई उस समय में। तो दूसरे बच्चे को दूसरे ही बरस में बड़ा नंबर का चश्मा लग गया। तो ये काफी एविडेंट है कि नेत्र के लिए ये हानिकारक इस प्रकार का है, और अगर लेना ही है तो सेंधा नमक लेना बेहतर है। तो जब सर बता रहे थे तो मेरे मन में जो ख्याल आया कि सेंधा नमक उसको दे दे, लेकिन सर ने तो नागभस्म दे दिया। ये कुछ अलग ही होगा इस प्रकार से। तो मैंने पूछा कि नागभस्म क्यों दिया, वो बोले हाई लेवल का नमक है, ऐसा सर ने बताया कि ये धातुओं में इस प्रकार से अगर परिवर्तित होता है लवण, तो उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होगा और कम मात्रा में उसकी आपूर्ति हो जाएगी। अभी नागभस्म काफी कंट्रोवर्शियल है, और पर्टिकुलरली गर्भिणी के लिए देना तो और मुश्किल की बात इस प्रकार की। लेकिन गर्भपात रस में नागभस्म है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने बेंगलोर में किसी व्यक्ति को सुझाव दिया था, औरत को, तो दूसरे दिन उसका मुझे फोन आया, अरे उसमें लेड है। तो मैंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन ये भस्म होता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसका मुझ पर विश्वास था, तो बोला फिर भी आप ऐसा करिए, आपको जिस फार्मेसी पर विश्वास है उसका मुझे गर्भपात रस दे दो। तो फिर मैंने साने से बात की और यहाँ पुनर्वसु का गर्भपात रस उसको भेजा, दवाया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि नागभस्म इस प्रकार से अभी भी प्रचलन में आता है, और ये दिक्कत वाली बात हो सकती है अगर नागभस्म नाही अच्छी तरीके से बनता है। काही लोकांना अळणी भाजी असेल तरी चालते, काही लोक मीठ पुन्हा घेतात असे खा, तर त्वचा विकारात पूर्णतः लवण वर्ज्य करावे असे सांगितले आहे। याचा संबंध या सभेशी आहे, ये तो है, इसमें संदेह नहीं है। तो जिनको नमक कम ही लगता है और कम नमक है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उनके लिए तो ठीक है। जिनको लवण ज्यादा लगता है, अपेक्षा रहती है उसकी, तो पूर्वते ही रुचिन दोषा विपरीत समान क्षीणाशुष्टम दक्षिण। तो वृद्ध और क्षीण दोष उस प्रकार की अपेक्षाएं उत्पन्न करते हैं, और फिर लवण की आपूर्ति शरीर में नहीं है, उसकी कमी है, इसलिए लवण लेने की ज्यादा इच्छा होती है। तो आपूर्ति अगर वो हो जाती है तो फिर लवण रस की इच्छा नहीं रहती, ऐसा थोड़ा सा है। लेकिन फिर भी ये अगर आदत पड़ गई है इसलिए आगे लवण लेते रहेंगे तो निस्संशय उससे दुष्परिणाम होंगे, इसमें संदेह नहीं है। और त्वचा विकारों में विशेषतः लवण का
महत्वपूर्ण रोल है। और निर्लवण आहार अगर बताया जाता है कुष्ठ के बारे में, चाहे सोरियासिस हो, चाहे विचर्चिका वगैरह इस प्रकार के हो, या दूसरे कोई कुष्ठ के प्रकार हो, तो जल्दी रिजल्ट आते हैं। सोरियासिस के पेशेंट्स में अगर पूरे बदन में सोरियासिस फैल गया हो, तो एक तो शोधन नियमित रूप से करनी है, रोमन विरेचन संरक्षण, ये तीनों करनी है, बार बार करनी है। और एक केवल घी और चपाती रोटी इतना ही आहार देना, ये मैं बहुत सारे मरीजों में करता हूँ, बाकी सब बंद करना। केवल घी और चपाती में भी नमक नहीं, इस प्रकार से तो उससे काफी फायदा होता है और जल्दी सोरियासिस कम हो जाता है, काफी हद तक मिट भी जाता है, ये भी बात देखी गई है। और फिर आगे चलकर थोड़ा थोड़ा सेंधव वगैरह शुरू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सेंधव इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे सेंधव की मात्रा बढ़ाइए, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो लो बीपी पेशंटना लवण घ्यायला सांगतो ते कसे? अभी एक सोडियम लेवल लो होना, ये काफी परेशानी हो रही है, बहुत मरीजों में ये पाया जाता है और उसके जरिए कुछ लक्षण समुच्चय पैदा होता है और नॉर्मल सलाइन देने से या नमक ज्यादा खाने से, अभी ये नमक की कैप्सूल भी मिलती है कि आपको निगलने में आसानी हो, लवण रस का संबंध नहीं। तो ये तो मेरा कहना है टाटा साल्ट की वजह से ये आपत्ति ज्यादा होगी। एक तो अभी आयोडाइज नमक, ये एक मूर्खता है। आयोडीन की कमी देश में बहुत छोटा भूभाग है जिसमें आयोडीन की कमी है, वहां आयोडीन लेने के लिए कहना ठीक रहेगा, लेकिन सभी विश्व भर में आयोडीन का प्रचार कर दिया गया कि नहीं, आयोडीन आयोडाइज होना चाहिए सॉल्ट, इस प्रकार से। और अभी थायराइड की जो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, काफी लोगों में थायराइड की समस्या है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म इस प्रकार से। तो इसमें ये आयोडीन का भी रोल है। हम पहली बात बताते हैं कि एक सामुद्रिक लवण लेना है, नहीं तो सेंधा नमक लेना है थायराइड के मरीज है अगर तो, और प्रमाण उसका कम ही रखना है। लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर सोडियम की कमी हो जाती है, क्लोराइड की भी कमी हो जाती है। अब ये तो पता नहीं है कि सोडियम और क्लोराइड ये बहुत ही अलग अलग मूल द्रव्य है। जो नमक बनता है वो NaCl इन दोनों के सम्मिश्रण से बनता है। लवण देने से सोडियम और क्लोराइड शरीर में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? वैसे देखा जाए तो सोडियम ही देना चाहिए और क्लोराइड ही देना चाहिए। मालूम है वो कैसे दे सकते हैं इस प्रकार? तो सोडियम क्लोराइड देना है, इस प्रकार का भी प्रचलन है और टाटा सॉल्ट में उसका प्रमाण ज्यादा है और फिर भी सोडियम और क्लोराइड का क्षय दिखता है शरीर में। तो फिर बाद में पता चला कि ये केमिकल फैक्ट्रीज है टाटा की और उसमें साइड प्रोडक्ट NaCl बनता है और वो नमक के रूप में बेचते हैं क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड का प्रमाण बहुत ज्यादा है, इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल अननेचुरल है और उस दृष्टि से उसका प्रयोग होना ही नहीं है टाटा सॉल्ट में। देखिए बहुत बड़ी कंपनी है और टाटा ने बहुत अच्छे भी काम किए, मालूम नहीं है इस प्रकार से अनैसर्गिक चीजों में उन्होंने क्यों हाथ डाला इस प्रकार से। लेकिन अभी के हिसाब से एक तो खड़े मीठ जिसको कहते हैं, जो सामुद्र लवण है, उसका प्रयोग करें और कुछ खास लोगों के लिए सेंधा नमक ये अच्छा रहेगा। हिमालयन सॉल्ट भी अच्छा है, वो सबसे महंगा है, वो 100 रुपए किलो है। लेकिन हाँ, परीक्षण द्वारा ये दिखता है कि ये अच्छा है हिमालयन सॉल्ट, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये जो बात उभर आ रही है, उसके लिए एक तो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना
ये एक अच्छा उपाय है। और अभी ये गैस स्टोव पे मिट्टी के बर्तन टिकते नहीं, फिर भी काफी खोज हुई और गैस पर चलने वाले मिट्टी के बर्तन आ गए। चूल्हे पर तो चलते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उसमें अगर खाना बनता है तो ये आपूर्ति हो जाती है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है उसकी आपूर्ति हो जाती है, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। अभी बीपी की समस्या एक और अहम समस्या इस प्रकार की है। ये तो पूरी एलोपैथी की कंसेप्ट है। और हमें हमारी दृष्टि से दोषों के आधार पर उसको देखना है। अब इसमें दोष निश्चय करना काफी मुश्किल होता है और मानसिक भाव भी काफी होते हैं बीपी के लिए। तो उनको किस प्रकार से हम संभालेंगे, ठीक करेंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये टोटली न्यू कंसेप्ट है बीपी की, हमारे हिसाब में तो कुछ लिखी गई नहीं है, लेकिन मैंने एक लेक्चर दिया था इसके बारे में। सिरा, रक्त और वायु, इन तीनों का विचार करके इसमें मार्ग निकालना पड़ेगा। चाहे तो कल फिर से मैं एक वो लेक्चर दोहराऊं बीपी के बारे में, जो है वो अभी लवण के हिसाब से ये ठीक रहेगा। जिन्होंने पहले सुन लिया है उनके लिए दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा विचार था। और समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तस्मात् लवणं नातिपयुञ्जीत ये ही अतिलवण सात्म्याः पुरुषाः तेषां विधि खादित्य पादित्य वलयश्च अकाले। लवण सात्म्य इस प्रकार के जो पुरुष है उनमें खादित्य पादित्य और वली अकाल इस प्रकार से होती है। तो अभी तो ये काफी प्रचलन में है। बच्चों में, बच्चों से लेकर युवा वर्ग में खादित्य दिखाई देता है, पादित्य भी दिखाई देता है। और वलय अकाल इस प्रकार से रिंकल्स हो जाना, ये भी काफी कॉमन इस प्रकार का हो गया है। और ये सभी ग्राम्य आहार का परिणाम। आगे रसायन अध्याय में ग्राम्य आहार के बारे में जिक्र किया गया है। और हम अगर आज का आहार देखेंगे तो ग्राम्य आहार ही है। और फिर यकाल वली पलित वगैरह इस प्रकार से दिखाई देते हैं और बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। अभी ये पीसीओडी की समस्या चल रही है, अर्ली मेनार्क हो रहा है, और उनका कहना है अगर 8वें बरस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है वो तो 30वें बरस में ही मेनोपॉज हो जाएगा और लाइफ भी उतनी कम हो जाएगी। और ये अभी हो रहा है, 8वें बरस में मेनार्क दिख रहा है। तो ये काफी खतरे वाली बात है। नैसर्गिक चक्र जो है वो पूरा बदल गया है। और हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है इसके बारे में कोई सोच ही नहीं। सब बोलते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण क्या है इसके बारे में कोई बहस इस प्रकार की नहीं है। तो ये सभी बातें अभी काफी दिक्कत वाली इस प्रकार की बातें हैं। तो ठीक है, कल शायद मैं थोड़े शुरू में इसके बारे में बोलूंगा, बीपी के बारे में बोलूंगा, और फिर आगे का लेक्चर लेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि वैद्यवर्गो हि। ॐ शांति शांति शांति। विरम्यते मह्यं स्वाहा।